हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 1 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आसाम, पंजाब, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कर्नाटक हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने डिसीजन लिया है कि ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे, और इसी के लिए इन्होंने कर्नाटक सिविल सर्विसेज जनरल रिक्रूटमेंट रूल्स 1977 इसको संशोधन किया है इसमें, और 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को प्रोवाइड कराया है। कर्नाटक के बारे में आपको जानना चाहिए कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थवरचंद गहलोत, ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, और कैपिटल है बेंगलुरु। तो जब ये इनको अपॉइंट किया गया था चीफ मिनिस्टर, तब हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में देखा था और बेंगलुरु के बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी ली थी। उसी के साथ आप इसको भी एडअप कर लीजिएगा कि कर्नाटक को मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसको रीनेम कर दिया गया था कर्नाटक के रूप में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। बात करें अगर हमने अब तक के जो कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं, जल्दी से उनको जान लेते हैं। तो विजयनगर ये कर्नाटक का 31st डिस्ट्रिक्ट बना है। साथ ही कर्नाटक ने इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन टूल पार्क इन्वेस्टर्स के लिए इसको ओपन किया है। साथ ही कर्नाटक ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। साथ ही आपको जानना चाहिए, आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में कर्नाटक नंबर 1 पर रहा है। साथ ही इंडिया का पहला लिथियम रिजर्व, जो लिथियम का रिजर्व है, इसका भंडार है, ये कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि कर्नाटक 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगा। किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक लॉन्च्ड दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक ने सीएससी स्पेशल पर्पस व्हीकल इसके साथ मिलकर दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके लिए, जब उनको पैसे की कमी पड़ जाती है तो उसके लिए। आपको ये जानना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले एक एग्रीमेंट हो जाता है, जो हम लोग होते हैं, जो कस्टमर होते हैं बैंक के, तो अगर उनके सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं जितने उन्हें चाहिए, तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले से ही वो ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं और मुझे जो है 30,000 रुपये किसी के देने हैं। तो मैंने एक चेक काट दिया और वो मेरे अकाउंट से 30,000 रुपये कट गए। अब जो 10,000 हैं वो निगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। तो और उस पर बैंक जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है जितना आपने लोन ले लिया है, और यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं एचडीएफसी। तो इसके लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप ओवरड्राफ्ट स्कीम को समझ गए होंगे, यानी कि आपने बैंक के साथ पहले ही एग्रीमेंट किया हुआ है कि यदि मेरे पास जो है 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में है और मेरे को चाहिए 30,000, तो आप बैंक से ले सकते हैं। तो वो आपके नेगेटिव में चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपका खाता बंद हो गया या फिर आपको जो है डिफ़ॉल्टर साबित कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके सीईओ शशिधर जगदीशन हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें जो हमने पढ़े हैं, तो आपको जानना चाहिए एचडीएफसी बैंक को यूरो मनी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट बैंक इन इंडिया
के रूप में नामित किया गया है। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने शास्त्र नाम का एक इंक्यूबेटर है, इसके साथ मिलकर इसने एमओयू साइन किया है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। इंक्यूबेटर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, उन सभी को बोलते हैं इंक्यूबेटर। एक तरह की कंपनी आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही एचडीएफसी बैंक और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं, ये भी इसका मतलब भी यही है, कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों ने मिलकर डिजिटल सेवा पोर्टल पर ईवीए चैटबॉट लॉन्च किया है। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी इसको लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी द्वारा इंडिया का बेस्ट एसएमई बैंक ये भी जो है नामित किया गया है। 2021 विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। और साल 2021 में, ये 2021 है फ्रेंड्स, 2021 में इसका थीम रहा है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स आपको बता दें, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक के अलावा चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, इसमें पूछ ले जाते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये देखिए आप, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम है ये 2010 का। तो यहाँ पर भी देखिए पूछा गया है हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इन अ डेली डाइट। लैक्टेटिंग का मतलब होता है जब कोई लेडी माँ बनती है तो उसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो मिल्क बनता है, जो दूध बनता है, तब अपने बच्चे को पिलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कि लैक्टेटिंग वूमन है वो, यानी कि अभी मिल्क जो है उस पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये पूछा गया है कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है किसी भी लैक्टेटिंग मदर के लिए डेली डाइट में, तो इसका आंसर 70 ग्राम्स रहेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस साल 2019 में। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यूबॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग। बच्चे को कंप्लीट डाइट जो है प्रोवाइड कराती है, जो नया बेबी होता है, जो मदर का मिल्क होता है, उसमें कंप्लीट डाइट होती है, लेकिन उसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो उसमें फ्रेंड्स आयरन जो है बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए आपने सुना भी होगा डॉक्टर्स जो है अलग से सप्लीमेंट देते हैं आयरन का, जो बच्चों को दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में हैट्रिक दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वंदना कटारिया हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन हॉकी प्लेयर टू रजिस्टर अ हैट्रिक एट ओलंपिक्स। तो देखिए वंदना कटारिया, तो अभी हाल ही में भारत ने जो फाइनल पूल ए हॉकी गेम हुआ ओलंपिक्स में, तो इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 गोल मारे और इन 4 में से 3 जो हैं वंदना कटारिया ने अकेली ने ही मारे हैं। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है ओलंपिक में कि किसी इंडियन वुमेन ने हैट्रिक की हो गोल्स की। तो यहाँ पर इन्होंने 3 गोल जो है दाग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ योजना में OBCs के लिए कितना आरक्षण और EWS के लिए कितना कोटे की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो देखिए, तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल कोर्सेज हैं, इसमें OBC के लिए 27% रिजर्वेशन रहेगा और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा। अच्छा, किसके तहत कहा गया है? ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत AIQ, ये भी आपको जानना चाहिए। आपको बता दें AIQ ये साल 1986 में, माफ़ कीजिएगा 1986 में, 1986 में इंट्रोड्यूस की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत। तो इसमें ये कहा गया था कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि कोई मेडिकल की एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, वहाँ पर मेडिकल एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको डोमिसाइल दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास दूसरे स्टेट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। तो उसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा स्कीम। अच्छा, तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम में पहले कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता 2007 तक, लेकिन उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने
शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया था और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% कोटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया था। बाकी आप अगर और अच्छे से पढ़ना चाहें तो इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सीबीएसई के साथ साझेदारी में AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंटेल हैज़ लॉन्च्ड AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद CBSE। तो चिप बनाती है इंटेल, आप सभी जानते हैं, चिप मेकर है। तो इसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के साथ मिलकर AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि जो इंडिया में जो लोग हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। AI का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मशीनों को आप इस तरह से बना दे रहे हैं कि वो उस तरह का काम भी कर दे रहे हैं जिसमें जो मनुष्य का दिमाग है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कार चलानी है, तो कार में जो है अब ह्यूमन माइंड जो है अपने हिसाब से देखता है कि किधर कब मुझको लेफ़्ट मुड़ना है, कब मुझको राइट मुड़ना है, कब मुझको ब्रेक मारने हैं। लेकिन यही इंटेलिजेंस जब आप मशीन में डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आपने देखा ना, सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको बोलते हैं फिर AI। आपको जानना चाहिए इंटेल की अगर हम बात करें तो इसके CEO है पैट्रिक P जलसिंगर। हेडक्वार्टर्स इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। और आपको जानना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म किसने दी थी? तो ये 1955 में जॉन मैकार्थी द्वारा दी गई थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, ये सभी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स आपने देखे हैं ना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स होते हैं जैसे अलेक्सा है, और ये आपका गूगल असिस्टेंट है, कुछ बोलते हैं तो तुरंत आंसर आ जाता है। तो ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास KVIC और BSF ने मरुस्थलीकरण से निपटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में प्रोजेक्ट बोल्ट लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो KVIC एंड BSF लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बोल्ट इन जैसलमेर सिटी टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड बूस्ट द रूरल इकोनॉमी। तो देखिए, KVIC का मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसने जो है प्रोजेक्ट बोल्ट के तहत, बोल्ट का मतलब बेम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, जो भी सूखी जगह होती है, सूखा सरफेस होता है, तो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बेम्बू सैपलिंग्स को जो है प्लांट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1000 सैपलिंग्स इन्होंने प्लांट किए। कहाँ पर? तैनोत विलेज है जैसलमेर में। यहाँ पर किसके साथ मिलकर? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर, क्योंकि BSF का यहाँ पर जो है जैसलमेर जो बॉर्डर बनाता है तो वहाँ पर BSF ही तैनात रह दी है। तो इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, यानी कि जो बांस है उसको लगाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए, हमने इसको MCQ में भी किया था। प्रोजेक्ट बोल्ट इसको 4 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये एक ट्राइबल विलेज है उदयपुर में, निचला मंडवा, तो यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। आपको जानना चाहिए KVIC के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है और हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है। फ्रेंड्स, BSF के जो DG है डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना, तो ये बस अब रिटायर ही होने वाले हैं। तो इनको जो है अभी दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया है। कुछ ही दिन इनके बचे हैं तो ये रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले ही इन्होंने कुछ दिन के लिए दिल्ली पुलिस का डायरेक्टर जनरल माफ़ कीजिएगा कमिश्नर बना दिया गया है। और फिलहाल जो BSF के DG का कार्यभार जो संभाल रहे हैं वे हैं ITBP के चीफ SS देसवाल। तो वो अभी कार्यभार संभाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, क्योंकि जल्द ही जो है नए BSF DG बन जाएंगे कोई और, तब उसको हम करेंगे। निम्नलिखित में से किसने नुपुर चतुर्वेदी को नया CEO नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो भारत बिल पे हैज़ अपॉइंटेड नुपुर चतुर्वेदी एज न्यू CEO। तो भारत बिल पेमेंट्स सिस्टम ने फॉर्मर पेयू एंड एयरटेल बैंक एग्जीक्यूटिव नुपुर चतुर्वेदी इनको अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO बनाया है और ये AR रमेश इनकी जगह लेंगी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित विल एस्नर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आनंद राधाकृष्ण हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस विल एस्नर अवार्ड। तो देखिए, ये आर्टिस्ट हैं, इलिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है आनंद राधाकृष्ण इनका नाम है और इन्होंने विल एस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। क्यों जीता है? देखिए, एक UK बेस्ड ऑथर हैं राम V,
तो इनका एक ग्राफिक नॉवेल है ब्लू इन ग्रीन, तो इसमें इन्होंने अपने डिजाइन्स दिए हैं, उसका फ्रंट कवर बनाया है और बुक के अंदर जो पेजेस प्रिंटेड होते हैं उन पर अपनी चित्रकारी की है। इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और इन्होंने जो है जॉन पियर्सन के साथ ये अवार्ड शेयर किया है। आपको जानना चाहिए जो ये अवार्ड है विल एisner कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, इसको ऑस्कर्स ऑफ द कॉमिक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। मान कौर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मान कौर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए ये रनर रही हैं और आपको बता दें 105 साल की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्या अचीवमेंट इनकी रही हैं? तो देखिए नेशनल मास्टर्स एथलीट्स मीट जो 2011 में हुई थी, यहाँ पर इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में गोल्ड जीता था। साथ ही इन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 की जो हुई थी, तो उसमें 100+ कैटेगरी की जो रेस थी उसमें 100 मीटर में इन्होंने जो है गोल्ड जीता था। माइक हेनरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो माइक हेनरिक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के प्लेयर रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए इन्होंने जो टेस्ट डेब्यू किया था अपना वो इंडिया के खिलाफ ही किया था साल 1974 में। इन्होंने 30 टेस्ट मैच खेले हैं और 22 ODIs खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं। किस देश की राष्ट्रीय गैलरी 14 कलाकृतियाँ भारत को लौटाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल रिटर्न 14 आर्ट वर्क्स टू इंडिया। इस तरह के आर्ट वर्क्स जो आप कह सकते हैं, मूर्तियाँ आप कह सकते हैं, तो ये भारत को लौटाएंगी। कितनी? 14। कौन लौटाएगी? ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल गैलरी है, यानी कि एक तरह का जो यहाँ पे म्यूजियम है वो। तो ये लोग लौटाएंगे 14 वर्क्स ऑफ आर्ट। और आपको जानना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं मनप्रीत वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वित्त वर्ष 21 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण बट्टे खाते में डालने की सूची में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए बिल्कुल सही हिंदी लिखी हुई है, इसी तरह से बोलते हैं जो लोन राइट ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं बट्टे खाते में डालना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो SBI टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स राइटिंग ऑफ लोन्स इन फिस्कल ईयर 21। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा लोन राइट ऑफ किए हैं, ऐसा कहना है एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और दूसरे नंबर पर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI ने जो है 14,402 करोड़ रुपए जो है राइट ऑफ किए हैं। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 16,983 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं। और पंजाब नेशनल बैंक रहा है तीसरे नंबर पर, इसने 15,877 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या? मतलब ये नहीं होता है कि माफ़ कर दिए हैं। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने जो बैंक है उसने अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर दी है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैंक कुछ टाइम के लिए उसको भूल गया है, लेकिन जब वो लेकिन उसको याद है, वो जो है लीगली तरीके से उस रुपये को वापस ले लेगा। जो लोन NPA बन गया है उसको लीगली तरीके से वापस ले लेगा। अब जैसे मान लीजिए विजय माल्या ने जो पैसा लिया हुआ है, तो SBI ये नहीं है कि अपना जो है उसमें अकाउंट में चढ़ाए ही रखे हैं उसको, ऐसा नहीं है। उसने अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर दी है, लेकिन उसको पता है कि हम लीगली तरीके से विजय माल्या से पैसे ले लेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आज 100 रुपये खर्च किए हैं, कल मैंने 200 किए हैं और परसों मैंने 300 रुपये अपने एक दोस्त को दिए हैं। तो मैं अपना पूरा हिसाब लेकर चलता हूँ, अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। अब महीने का एंड हो गया है, तो मैंने क्या किया, अब मैं उसको जो है पूरा टोटल करूँगा। लेकिन जो मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए हैं 300 रुपये, वो मेरी एसेट है, वो मेरी संपत्ति है, तो मैं उसको खर्चे में क्यों लिखूँ? तो मैं क्या करूँगा, उसको काट दूंगा और जो मैंने पहले दिन 100 रुपये खर्च किए, दूसरे दिन 200 खर्च किए, तो उसको मैंने हिसाब लगा लिया कि 300 रुपये मेरे टोटल खर्च हुए हैं। अब मुझे पता है कि वो जो मेरा दोस्त है वो काफ़ी दुष्ट है, वो पैसे नहीं देगा, हालांकि उस पर होगा, वो विलफुल जो है मेरे को पैसे नहीं देगा, लेकिन मैं उसको याद रखूँगा, ठीक है। मेरे को याद है कि मैंने उसको 300 रुपये दिए थे, जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे ले लूँगा। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ वर्ल्ड मार्क साइट, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, किस देश में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क साइट विच हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज इन ब्राज़ील।
तो ब्राज़ील में है ये और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो किसके नाम पर है ये? आर्किटेक्ट रहे हैं रॉबर्टो बर्ल मार्क्स, इनके नाम पर ये साइट है। ब्राज़ील की बात करें तो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल और प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। साथ ही यूनेस्को के बारे में आपको जानना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड या डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजूले। अब जान लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ युगांडा? आंसर इज कंपाला एंड करेंसी इज शिलिंग। कॉर्फो लेक सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज इन विच कंट्री? आंसर इज अर्जेंटीना। तो देखिए जो है इसमें जो पिंक कलर की हो गई है इसलिए न्यूज़ में रही है, इसका पानी पिंक हो गया है। विच फिल्म वॉन पाम डी और प्राइज इन कान फिल्म फेस्टिवल? आंसर इज टाइटन। विच कंट्री होस्टेड 2021 G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? आंसर इज इटली। तो ये इटली की प्रेसिडेंसी में हुई है ये मीटिंग और इसमें भारत की ओर से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर में, ये है मीनाक्षी लेखी, तो इनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है नासाज इनसाइट मिशन स्टडीज द डीप इंटीरियर ऑफ विच प्लैनेट? आंसर इज मार्स। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब देखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज मुझे करंट अफेयर्स फंडा में 1 साल कंप्लीट हो गया है और अब तक अच्छा सफ़र रहा है। पिछले साल 1 अगस्त को जो है मेरी फर्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड हुई थी और आप सभी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सभी डेली अपने 20 मिनट्स हमारे इस सेशन के लिए निकालते हैं और उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख कर भी जाते हैं। तो इसी तरह आगे भी आप और हम साथ में ग्रो करेंगे। साथ ही विकास सर को भी शुक्रिया, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो है हर एक दिन अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस साल आप सभी को अपनी मंजिल मिल जाए। चलिए जान लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अल्जीरिया? वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कॉर्डवान बीकन जिसे किंग ऑफ लाइट हाउसेज भी बोलते हैं इज इन विच कंट्री? गोकर्ण टेम्पल टाउन नोन फॉर सेक्रेट साइट्स लाइक महाबलेश्वर टेम्पल इज इन विच स्टेट? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।